हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम जो साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज सबसे पहले बायोलॉजी चलेगी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है। तो देखिए हम इसके अंदर है जो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी है जो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे फिर। ठीक है। और फिर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर रसायन विज्ञान। ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज से मोस्ट एनसीईआरटी बेस 9th 10th और 11th का कुछ पार्ट है। ठीक है। बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखिए विज्ञान का परिचय। देखिए विज्ञान, जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें मतलब अब सजीव किसे कहते हैं? जिसमें गति हो, वृद्धि हो, पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन, प्रजनन, अनुकूलता, संवेदना, कोशिका या उत्तकों से मिलकर बना हो। ठीक है। बायोलॉजी शब्द 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया। ठीक है। बायोलॉजी 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 का तात्पर्य है कि ये बायोस मतलब सजीव और लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब सजीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। बायोस और लॉजिस। जीव विज्ञान के दो मुख्य शाखाएं हैं। शुरुआत में बायोलॉजी को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी? पहली है वनस्पति विज्ञान, जिसे बोटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोपेस्टा। ठीक है। कौन है? थियोपेस्टा। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? स्टोरा प्लांटेरा। और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इसकी पुस्तक कौन सी है? स्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया गया है। ठीक है। तो देखिए बिना देर जीव विज्ञान की अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी मतलब उत्तकों का अध्ययन। ठीक है। हीमेटोलॉजी मतलब ब्लड का अध्ययन। ये शब्दावली है जिनसे हम विज्ञान की हर चीज़ को, अगर ये चीज़ याद होगी तो इन हर चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। अब हिपेटोलॉजी है यकृत या जिगर का अध्ययन। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन। माइकोलॉजी मतलब कोहकों का अध्ययन जिसमें मशरूम ईस्ट आती है। ठीक है। अब फाइकोलॉजी के अंदर देखिए फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। एल्गी इकाई स्पाइरुलिन जिसमें 65% प्रोटीन होती है, और फ्लोरेला इसमें 55 से 60% प्रोटीन होती है। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए तो हमारा शरीर है, सबसे पहले कोशिका से उत्तक से अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। कोशिका का विभाजन मतलब ग्रुप ऑफ सेल को कोशिका कहा जाता है। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है। मतलब कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण होता है। ब्लड देखिए रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना होता है। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। ठीक है। रक्त है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड आरबीसी हीमेटोलॉजी, इसमें 5% तो हिमवर्णक होता है, 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन। एक व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो कि उसके कुल भार का लगभग 7% होता है। ठीक है। सामान्य व्यक्ति में अगर 60 से 70 किलो वजन हो तो उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। जैसे कोई 300 किलो वजन का अगर कोई व्यक्ति है, उसको 7% लगभग कि 21 लीटर उसमें रक्त पाया जाएगा। ठीक है। जैसे कोई नवजात शिशु 3 किलो का है तो उसमें 7% मतलब 0.21 लीटर रक्त उसमें पाया जाएगा। देखिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में लगभग आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में। ठीक है। ये अस्थि है, इसके अंदर जो मज्जा अस्थि मज्जा भरा होता है मैट्रिक्स। ठीक है।
इसमें ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। वह रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। वह इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय व कम क्षारीय होती है, ठीक है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक स्केल पैमाना होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में की थी। पीएच स्केल विलियन की प्रकृति को बताता है कि विलियन कैसा है, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है। जर्मन भाषा का शब्द है जिससे P4 पुशांश होता है, ठीक है। अब अम्ल और क्षार, ठीक है। और 7 पे होता है उदासीन। वर्षा का पानी अशुद्ध जल। 0 मतलब ज़्यादा अम्लीय, 2 से 4 मतलब थोड़ा क्षारीय, थोड़ा दुर्बल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय में चले जाता है, ठीक है। और 6.1 कम अम्लीय हो जाता है। ये अम्ल क्षार लवण में अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। रक्त के संरचना देखिए, ब्लड में 55% प्लाज्मा मतलब तरल भाग होता है, जबकि 45% है जो कार्पल से कणिकाएं या ठोस भाग होता है, ठीक है। तो देखिए आरबीसी मतलब रेड ब्लड कणिकाएं मतलब लाल रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट मतलब लाल कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं मतलब श्वेत कोशिकाएं। और है तीसरा प्लेटलेट मतलब बिंबाणु मतलब थ्रोम्बोसाइट थक्का बनाने वाली कोशिकाएं। वह प्लाज्मा ब्लड का सर्वाधिक भाग 55% प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसमें 90 ± 2% जल और 8 से 10% मात्रा में प्रोटीन व खनिज लवण तत्व गैस साइंस आदि पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से? तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में होता है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। जबकि एल्बुमिन में प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो 4 से 4.5% पाई जाती है। यह प्रोटीन प्राशन दाब मतलब प्राशन दाब को बनाए रखती है, ठीक है। अब चौथी है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। नोट, सीरम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो यह सीरम कहलाता है। इसका अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। कार्पल से कणिकाएं 45%। ब्लड में लगभग 45% मात्रा में कार्पल से कणिकाएं पाई जाती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी देखिए लाल रक्त कणिकाएं, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं मतलब लाल कोशिकाएं। रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर या प्लिया में होता है, ठीक है। जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अब मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 से 55 घन मिलियन लाख प्रति होती है। महिलाओं में लगभग 40 से 45 प्रति घन लाख होती है, ठीक है। अब आकार व आकृति, सबसे बड़ी आरबीसी मेंढकों की उभयचर संख्या 80 माइक्रोन। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण या स्तनधारी जीव की 2.5 माइक्रोन। मनुष्य के आरबीसी का आकार 7.5 माइक्रोन होता है। तो मनुष्य की आरबीसी ऐसी होती है मतलब उभयतलाकार आकृति, बाइकॉनकेव। ये केंद्रक विहीन आरबीसी कोशिका है, ठीक है। नोट, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य, पशु, व्हेल। अपवाद में ऊंट व लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जो 90 से 120 दिन होता है। मृत आरबीसी का भक्षण पलिया तिल्ली आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी की कमी से एनीमिया या एरेक्ता रोग होता है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन।
मतलब ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें 5% तो हीम वर्णक पाया जाता है, 5 और 95% ग्लोबिन नामक वर्णक। हीमोग्लोबिन में एफ मतलब लोह धातु, फेरस धातु पाई जाती है, जिसके वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। अब एच बी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये प्रोटीन होती है, श्वसन वर्णक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा देखिए, पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि नवजात शिशु में 20 ग्राम प्रति 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक हीमोग्लोबिन का अणु फेफड़ों में से 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जोड़ता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका निर्माण पीली अस्थि मज्जा में, मतलब येलो बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या पुरुष व महिला दोनों में 6000 से 8000 mm प्रति घन क्यूब होता है, एनसीईआरटी के अनुसार, जबकि मेडिकल में 7 से 11,000 प्रति घन mm लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स है, जो कि 65% है, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स है, मतलब जो कि 0.5% है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार व आकृति। डब्ल्यूबीसी की आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का आकार में आरबीसी से बड़ी होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में पालीयुक्त केंद्रक पाया जाता है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है, जबकि सबसे छोटी है जो लिम्फोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक होता है, मतलब 2 से 4 दिन तक। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के कार्य। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सुरक्षा कवच कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत अधिक होने से ब्लड कैंसर होना, जिसे हमें ल्यूकेमिया रोग कहते हैं, ठीक है। ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, ठीक है। वह प्लेटलेट, जिसे बिम्बाणु लैटिन भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। संख्या 1.5 से 4 लाख के लगभग होती है, 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक विहीन होती है। ये आकार में बहुत छोटी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, फिर उससे छोटी आरबीसी, फिर सबसे छोटी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो देखिए इसका जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन का होता है। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायक। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, इसकी खोज 1900 में कॉर्लैंडस्टर के नाम के द्वारा दी गई थी। एंटीजन प्रतिजन के आधार पर कॉर्लैंडस्टर ने मानव रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया, ए बी और ओ। एंटीजन या प्रतिजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका निर्माण आरबीसी की झिल्ली पर होता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। तो देखिए ये आरबीसी है, इसमें एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, और एंटीजन ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। अगर एंटीजन अनुपस्थित नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप होगा, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा तंत्र। एंटीबॉडी भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका निर्माण ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी भी ए होगी, ठीक है। अगर किसी मनुष्य में एंटीजन बी व एंटीबॉडी बी समान हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगी बी। इसे ए और ओ ले सकता है खून, और ए और बी दे सकता है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी, और ब्लड ले सकता है बी और ओ।
लेकिन ब्लड दे सकता है ए बी और बी। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो ए और बी एंटीजन हो गए, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी। और इससे ए बी और ओ सभी ले सकते हैं, लेकिन ए बी दे सकता है सिर्फ। अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो इसमें एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी होगी और इससे ब्लड ग्रुप ओ ले सकता है, जबकि इसको सभी दे सकते हैं, ठीक है। समान समान से ले सकता है अगर समान समान को दे सकता है, ठीक है। सर्वदाता ओ है, ठीक है, जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। सर्वग्राही ए बी है, जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब देखिए आरएच फैक्टर या आरएच कारक या डी एंटीजन। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कोर्टलैंडस्टर व वीनर द्वारा रिसस नामक बंदर पर की गई थी, मतलब मकालू बंदर का नाम था, ठीक है। आरएच फैक्टर एक प्रकार के एंटीजन होता है जो प्रोटीन है जो आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है। जीन व्यक्ति की आरबीसी की झिल्ली पर आरएच फैक्टर उपस्थित होता है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जीन व्यक्ति की आरबीसी की झिल्ली पर आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होता है, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए ये एंटीजन अगर ये होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर एंटीजन माइनस ए होगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। विश्व में 85% आरएच पॉजिटिव है, जबकि 15% आरएच नेगेटिव है। भारत में 97% पॉजिटिव है, जबकि 3% नेगेटिव है। अब देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत है। तो ये है फाइनली है आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला, ये कभी भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर शादी हो जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए इनसे होने वाला पहला बच्चा सुरक्षित होगा, और पहले बच्चे के बाद होने वाली संतान है तो भ्रूण अवस्था में ही मर जाएगी या जन्म के तुरंत बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस रोग को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है। इसका टीका एंटी डी का टीका होता है, मतलब IgG मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन का टीका होता है ये, ठीक है। अब होता है पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, और पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप नहीं देगा। नेगेटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को दे सकता है, जबकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता। नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले को व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव को कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कर सकता है। सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड नहीं दे सकता, तो यह पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं देगा, ठीक है, जबकि पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ को ही ब्लड दे सकता है, मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव है जो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, और बी व ओ को तो ब्लड देता ही नहीं है बिल्कुल भी। ए पॉजिटिव 2 को ही ब्लड देता है, कौन कौन को, ए प्लस और ए बी प्लस को। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, तो बी नेगेटिव वाला व्यक्ति ए व ए बी को ब्लड देगा। बी नेगेटिव वाला पॉजिटिव व नेगेटिव वाले को ब्लड देगा, ठीक है, और ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है। अब ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो यह है जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है। इसमें देखिए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड दे सकता है, तो ये बी पॉजिटिव बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को दे सकता है। अब देखिए ब्लड ग्रुप, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में देखिए ए है तो IA ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, जैसा कि ये एक क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, इससे अच्छी तरह समझाएं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB व माता का ब्लड ग्रुप O है तो इनमें होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB
और माता का ओ है, तो यहाँ से जीनोटाइप लगा लीजिए, ठीक है। आई ए और आई बी, यहाँ से आई ओ और आई ओ, तो यहाँ से एक तो आ जाएगा, यहाँ से एक तो आ जाएगा आई ओ, ठीक है, और यहाँ से एक आ जाएगा आई ओ, ठीक है। यहाँ से आई ए और यहाँ से आई ओ, तो यहाँ से 50% ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रभावी है, ठीक है। जबकि यहाँ से एक आ जाएगा आई ए और यहाँ से आ जाएगा आई ओ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से 50-50% दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी व माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो होने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप के हिसाब से इनमें होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।